नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसमें दिल्ली और देहरादून के बीच सफर घटकर लगभग 2.5 घंटे का रह जाएगा। यह कार्यक्रम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा के गणेशपुर में होगा, जहां पीएम डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गढ़ी कैंट में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए शासन प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मैदान में उतरकर तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा, ट्रैफिक, जनसभा और व्यवस्थाओं को लेकर हर स्तर पर बारीकी से समीक्षा की जा रही है, ताकि कार्यक्रम में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंडाल, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। अधिकारियों ने डाट काली मंदिर से महिंद्रा ग्राउंड तक पूरे रूट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को कोई न कोई ऐसा उपहार दिया है, कोई न कोई यहाँ के लोगों के लिए ऐसे काम किए हैं जो हमेशा लोगों के स्मरण में रहते हैं। और उनके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री हमारे राज्य को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। जितनी बार आए हैं उतनी बार हमको उपलब्धियां मिली हैं, उतनी बार हमको कुछ न कुछ राज्य को प्राप्त हुआ है, राज्यवासियों को उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देहरादून से दिल्ली जाने वालों के लिए समय बहुत कम होने वाला है। एक्सप्रेस वे देहरादून दिल्ली, दिल्ली देहरादून, उसको जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसका लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। और उस सड़क के एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने का समय 2 से 2.5 घंटे का होने वाला है। ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत आसानी होने वाली है, किसानों को भी आसानी होने वाली है, यहाँ के आम नागरिकों को बहुत आसानी होने वाली है, व्यापारियों को, साथ में पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए भी, अपने कामों के लिए जाने वालों के लिए भी। तो हर दृष्टि से बहुत सुविधाजनक ये सड़क होने वाली है। और प्रधानमंत्री जी के आने पर हमेशा उत्तराखंड के लोग उत्साहित रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के दिल में उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड वासियों के दिल में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। उत्तराखंड में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि 40 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है और 16 अप्रैल को संसद में महिला वंदन अधिनियम पेश होगा। उन्होंने इसे महिलाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया और भरोसा जताया कि सभी दल इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और महिला सशक्तिकरण के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि अब संसद में भी महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। बिल पास हुआ और उसके बाद वो लागू करने की आज बात है, तो उसके लिए स्पेशल सत्र जो पार्लियामेंट का है वो 16, 17, 18 अप्रैल को जो होने जा रहा है, उस सब के लिए हम सब उसका स्वागत करते हैं मिलकर। मैं कहूँगी क्योंकि जिस प्रकार से आज महिला नेतृत्व, महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं, तो महिलाओं का नेतृत्व भी आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारी किस प्रकार से हमारी गवर्नेंस में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसके लिए अगर किसी को सुनिश्चित करने का काम किया है तो वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसका सब महिलाएं मिलकर उसका अभिवादन भी करती हैं। और उसका बदलाव किस प्रकार से हमें देखने को मिला कि हमारी पार्लियामेंट में जब हम देश आज़ाद हुआ तो हमारी महिलाएं केवल वहाँ पर 22 पार्लियामेंटेरियन महिलाएं थी, और अगर आज का नंबर आप देखेंगे तो 75 महिलाएं हमारी पार्लियामेंटेरियन हैं। और अगर हम इस बिल के बाद का एक देखें, दृश्य देखें पार्लियामेंट का, तो वो लगभग 270 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो हमारी महिलाएं रहने वाली हैं इस पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा एक परिदृश्य हम सबको देखने को मिलेगा, चाहे वो विधानसभाएं हैं या हमारी पार्लियामेंट है।
बैसाखी स्नान और सद्भावना सम्मेलन का सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 12 अप्रैल 2026 को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह ने मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस और प्रशासनिक बल को ब्रीफ किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेला क्षेत्र को 10 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीडीएस, श्वान दल, जल पुलिस और घुड़सवार पुलिस को तैनात किया गया है। प्रमुख घाटों और मंदिरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जबकि भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग और चेकिंग अभियान भी लागू किए गए हैं। हरक सिंह रावत ने मसूरी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने तीखे बयानों से सियासत गरमा दी है। मंच से उन्होंने भाजपा और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और पेपर लीक मामलों पर सरकार को घेरा। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए न्याय में देरी पर सवाल उठाए और 2027 चुनाव को लेकर सत्ता के दुरुपयोग की आशंका जताई। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी मौका दे तो वे मसूरी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जितना देखो हरिद्वार का जो मैंने उदाहरण दिया, एक भाजपा की महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष अपनी बेटी के साथ अगर अपने दोस्त के साथ बलात्कार चंडीगढ़ ले जाकर बलात्कार कराए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है हमारा। अंकिता भी सनातन, उसको साथ बलात्कार, उसको मारने वाले लाल कौन, सारी घटनाएं ऐसी हुई है। कितने खून हुए हैं सनातन, खून करने वाले भी सनातन, और जितने पेपर लीक हुए हैं सब सनातन और सब भाजपा से जुड़े हुए, चाहे रुड़की का मंडल अध्यक्ष हो, चाहे आतम सिंह हो, सब। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई मनसुख अगर सांसद अनाई बिलन चौहान ने बलिदान नहीं दिया तो राज्य नहीं बना। जो उग्र हुआ उत्तराखंड का आंदोलन, वो मंसूरी दोस्त मंसूरी के सांसद अनाई बिलन के चौहान के जो हो गए, फिर मुझे नगर कांड हुआ, फिर श्रीनगर से टापू कांड हुआ, उसके कारण जो आंदोलन हुआ, उसके कारण भारत सरकार को बाध्य होना पड़ा उत्तराखंड राज्य देने। इसलिए मैं कह रहा हूँ हम आज मंसूरी की दशा क्या है, 15 साल होने जा रहे हैं, यहाँ भाजपा का विधायक है, मंत्री है। वहीं देहरादून में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप में अधिवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चमोली ने दालनवाला कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और तथ्यों के अनुसार आगामी कार्रवाई की बात कही है। आज हमारे द्वारा थाना डालनवाला में सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है। इनके द्वारा सार्वजनिक मंच पर डीएवी महाविद्यालय में इस मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौजूद थे, जिस मंच पर विधायक खानपुर उमेश शर्मा स्वयं मौजूद थे, उस मंच पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर राज्य की छवि धूमिल करने का काम किया गया है। हमारे द्वारा पुलिस अधिकारी से ये मांग की गई है कि बीएनएस की सुसंगत धाराएं 296, 352, 553 और 351 की बटे 3 के तहत सार्वजनिक स्थल पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए अभियोग पंजीकृत करने का आग्रह किया गया है। इसे राज्य की छवि को किसी भी व्यक्ति के द्वारा खराब करना बिल्कुल नहीं किया। झबरेड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सुभाष चौक पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसे कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने ऐतिहासिक पल बताया और चौक का नाम भीमराव अंबेडकर चौक घोषित किया गया। हालांकि समारोह के बीच राजनीति भी गर्मा गई, जहां भीम आर्मी के महक सिंह और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने निमंत्रण न मिलने और प्रतिमा को लेकर सवाल उठाए। वहीं विधायक ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे जन भावनाओं से जुड़ा कदम बताया। लंबित की ये घोषणा थी, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा 2021-22 से लंबित थी, तो ये घोषणा की प्रतिपूर्ति आज हो गई है। नगर पंचायत विश्वविद्यालय का संस्था रही और पूरे क्षेत्र के सबके लिए बहुत ही हर्ष का और खुशी का है। कुछ राजनीतिक लोग हैं, बेचारे राजनीति इस्लाम में हम लोग कुछ भी करेंगे तो उनका श्याम पट पर ठेकेदार का नाम है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रस्तावक का नाम नहीं है, इस पर आपत्ति है।
अंबेडकर चौक नहीं लिखा, इस पर आपत्ति है। और केवल आपत्ति पॉजिटिव आपत्ति है, नेगेटिव नहीं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मूर्ति लगाने वाला नगर पंचायत की चेयरमैन, पार्षद लोग सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये मूर्ति लगाई। मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे निमंत्रण न देना, कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। मुझे निमंत्रण देना चाहिए था और मेरा निमंत्रण बनता था, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, दायित्वधारी भी हूँ, पूर्व विधायक भी हूँ, मेरा प्रस्ताव भी है। मुझे निमंत्रण मिलना चाहिए था। ये राजनीतिक दल का प्रोग्राम न होकर एक सामाजिक प्रोग्राम होना चाहिए था। ये जिनको मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी भी इसका इनॉग्रेशन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बावजूद वो नहीं आ पाए। केदारनाथ मंदिर में लगातार हो रही बर्फबारी ने जहां धाम को सफेद चादर से ढककर मनमोहक बना दिया है, वहीं यात्रा तैयारियों की रफ्तार पर असर भी डाला है। रुद्रप्रयाग प्रशासन रास्तों की सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है ताकि 22 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा सुचारू रहे। हालांकि यात्रा में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और यदि बर्फबारी जारी रही तो पैदल यात्रियों को दिक्कत हो सकती है। इस समय मैं श्री केदारनाथ धाम में मौजूद हूं। लगातार पिछले कुछ समय से यहाँ पर बर्फबारी होती, जिस वजह से जो यात्रा से जो पूर्व की तैयारी थी उन पे कुछ समय के लिए अल्पविराम लगा था, लेकिन 2 दिनों से यहाँ पर मौसम पूर्ण रूप से खुल चुका है और लगातार मंदिर समिति के समस्त कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य कार्याधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार यहाँ पे यात्रा से जो पूर्व की तैयारी है उनको सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। और साथ ही साथ शासन प्रशासन की जितने भी यहाँ पर टीमें हैं, चाहे जल विभाग है, विद्युत विभाग है और जितने भी श्रमिक हमारे पैदल रास्ते में लगे हैं, सभी के द्वारा निरंतर यहाँ पर जो भी यात्रा की जो तैयारियां हैं, जिससे कि इस यात्रा को हम सरल, सुगम और सुरक्षित बना सकें, लगातार सभी के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। और इस मंदिर परिसर की जो सुरक्षा है, समस्त आईटीबीपी और पुलिस के जवानों द्वारा लगातार यहाँ पर यहाँ मंदिर परिसर की देखरेख की जा रही है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, पर्यटन मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी का और साथ ही साथ केदारनाथ की माननीय विधायिका श्रीमती आसन नौटियाल जी का और मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत द्विवेदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपके लगातार दिशा निर्देशन में यहाँ पर जो यात्रा से जो पूर्व लक्सर के भोगपुर गांव स्थित बाबा मोहनदास मंदिर में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जहां मंदिर में सेवा कर रहे 65 वर्षीय राजवीर की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक मूल रूप से मुजफ्फरनगर का निवासी था और पिछले कुछ महीनों से मंदिर में रह रहा था। मामले में मंदिर स्वामी की तहरीर पर पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश तेज है। और जो उत्पत्ति की सेवा कर रहा है और कुछ लेना देना इससे हमारा बेचारे से कुछ नहीं है ना, हम इसको ज़्यादा जानते हैं। हम इसको बोलते भी हैं, तुम भाई अपने घर पे जाओ, घर पे अपना काम देखो। लेकिन ये घर से कोई जो भी इसका थोड़ा बहुत परेशान होगा या नहीं था, घर पे बात भी करता था, इसका मन था मंदिर में। कोई बुजुर्ग आदमी है, ज़्यादा उम्र होने के नाते भगवान की सेवा में लगा हुआ थोड़ा। तो आज रात शाम तो मैं भी यहाँ माथा टेकने के लिए आया था। उस समय इसको पूछा मैंने, भाई ठीक हो, कोई दिक्कत? कहने लगे कुछ नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। खाना मैंने खा लिया, खाना तो हमारा आ गया था, खाना इसने खा लिया। खाना इसने लेने के बाद और हम अपना घर पे चले गए, रात को सोए। सुबह जैसे यहाँ पे पता लगता है कि इसके साथ में घटना घट गई, मतलब इसकी किसी ने कुछ मार दिया, चोट लग गई और इसकी मृत्यु होगी रात में। सीसीआर के माध्यम से एक सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति एक मंदिर में चोट लगी हुई है जिससे वो मरा पड़ा है। उसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आने पर पता चला कि एक व्यक्ति जो पिछले 3-4 महीने से यहाँ संजय सैनी जी भोगपुर के इनके निजी मंदिर में रह रहा था, अपनी मर्जी से रह रहा था, उसको कुछ लोगों ने रात में आकर के उसकी हत्या कारित कर दी थी। इस सिलसिले में यहाँ पर आया सर। कोई तहरीर वगैरह मिली है सर इसमें? हाँ, इस संबंध में जो जिनके मंदिर में जी संजय सैनी जी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है। तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ पर हरिद्वार में श्रद्धांजलि और सम्मान का माहौल देखने को मिला। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा के साथ 13 अप्रैल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में शहीद सम्मान कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित कर उनके बलिदान को नमन किया जाएगा। को जालियांवाला बाग
नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ पर हमने स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन आयोजित किया है, जो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा भी निकाली जा रही है, जो शहीद जगदीश वत्स पार्क जटवाड़ा पुल से आरंभ होगी। वहीं जसपुर के सुभाष चौक के पास एक कन्फेक्शनरी दुकान पर मामूली बात ने हिंसक रूप ले लिया, जब शराब पीने से मना करने पर आरोपी उग्र हो गया और दुकानदार के नाबालिग भतीजे पर पेपर कटिंग ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में युवक के पेट, कमर और जांघ पर गंभीर घाव आए हैं और उसे 56 टांके लगाने पड़े। घटना के बाद फरार आरोपी गौरव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके पास से वारदात में इस्तेमाल ब्लेड भी बरामद किया है। 6 अप्रैल को शराब के ठेके के बगल की कन्फेक्शनरी की दुकान पर एक युवक के द्वारा शराब पीने पर, जो दुकान में दूसरे युवक के द्वारा मना करने पर, शराब पीते हुए युवक के द्वारा पेपर कटिंग ब्लेड से उस पर जानलेवा हमला किया गया था, जिस संबंध में जसपुर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया गया था सुसंगत धाराओं में, और कल उसमें हमला करने वाले युवक की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम गौरव पुत्र जय सिंह निवासी कोतवाली जसपुर क्षेत्रांतर्गत निवासी है वो, और उसका चालान माननीय न्यायालय किया गया है। उक्त युवक के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। हरिद्वार में चुनावी हलचल के बीच बीजेपी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। ज्वालापुर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की कार्यशैली पर सवाल उठे, जब पूर्वी मंडल अध्यक्ष प्रताप प्रधान को कार्यक्रम से दूर रखा गया और पोस्टरों से नाम गायब रहा। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी और चयनात्मक राजनीति के आरोप तेज हो गए। सूत्रों के मुताबिक ऐसे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, जिससे संगठन में दो फाड़ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले यह खींचतान पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है और अब नजर नेतृत्व के अगले कदम पर है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के 21 लोग बीच टापू पर फंस गए। स्थिति कुछ ही देर बाद गंभीर हो सकती थी, लेकिन समय रहते पुलिस और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी लोग यहां पर गंगा में स्नान करने आए थे, तभी ऊपरी क्षेत्रों से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का बहाव तेज हो गया और देखते ही देखते टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया और वहां मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सके। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। हरिद्वार की धर्मनगरी में धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। ज्वालापुर क्षेत्र से कच्चे मांस की दुकानों को हटाकर सराय इलाके में शिफ्ट करने की प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास किया गया है, जहां 56 नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा। कुंभ मेला और कांवड़ जैसे आयोजनों के मद्देनजर इस कदम को जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन लंबे समय से कारोबार कर रहे व्यापारियों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को देखते हुए नगर निगम ने ज्वालापुर क्षेत्र से मीट की दुकानों को हटाने का निर्णय लिया है। कच्चे मांस की दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पास किया गया है। वहीं सराय क्षेत्र में 56 दुकानों का निर्माण कर उन्हें स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। हरिद्वार में कुंभ मेला, कांवड़ मेला और अन्य धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम हरिद्वार ने निगम क्षेत्र से मीट की दुकानों को हटाने का फैसला लिया है। इसके लिए सराय क्षेत्र में नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा और सभी कच्चे मांस की दुकानों को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले कुछ क्षेत्रों में ये जो प्रतिबंध था वो नहीं था, जैसे ज्वालापुर क्षेत्र में। अब इस प्रतिबंध को विस्तृत करते हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में कर दिया गया है कच्चे मीट की बिक्री के लिए।
किस तरह ये कितनी दुकानें? इसमें जो भी दुकानें होंगी उनको शिफ्ट किया जाएगा। हमारा सराय में जो नगर निगम की संपत्ति है वहाँ पे हमने मीट मार्केट बनाया है, तो उनको वहाँ पे जो भी मीट शॉप ओनर्स हैं अभी उनको सराय में 56 शॉप्स हमारे निर्मित हो चुके हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेला भी है, ये भी बात उठाई जा रही है कि भाई कौन क्षेत्र है। हाँ, इसी में जो लोगों की भावनाओं को के दृष्टिगत रखते हुए ही ये बोर्ड में ये प्रस्ताव आया था। काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल भी रही थी, तो इसलिए क्योंकि पुराना बायलॉ था तो उसको अमेंडमेंट करना जरूरी था, इसलिए हमने नया जो अमेंडेड बायलॉज था वो बोर्ड के समक्ष रखा था कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में ही ये प्रतिबंध हो जाए। और क्योंकि लोगों का जो पुरानी दुकानें हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हमें जगह देना भी था, तो हमने सराय में हमने उसको मीट मार्केट को निर्मित किया है। नहीं, उसमें हमारे बायलॉज में इन्फोर्समेंट के लिए है, उसमें जुर्माना और अदर कार्रवाई भी है, तो उसको किया जाएगा। साथ ही कई सालों से मीट की दुकानें चला रहे व्यापारियों ने इस निर्णय का विरोध किया है। एनओसी दे रखी नगर निगम में कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, शमशान से 200 मीटर दूर होनी चाहिए ये चीजें, और वो बराबर में ही शमशान की दीवार लग रही है। नगर निगम अपने फैसले पर अटक रहा है। तो पहली बात भाई, इन्होंने हमें एनओसी दी थी तो ये दी थी भाई चीजों को दूर होना चाहिए धार्मिक स्थल, और बराबर में वो शमशान की दीवार बना रखी इन्होंने। कल को हादसा हो जाता है तो इस चीज को हम तैयार जाने के लिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और दूसरी बात, सलाड हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारी पुरानी बकरा मार्केट सलाड हाउस की व्यवस्था थी, अब कुछ दिनों से खुर्द-बुर्द हो गया है। वो लापरवाही समझ लो, प्रशासन की इन्होंने देखभाल नहीं करी। उसके लिए उनको यहाँ पहले तो सबसे पहले अगर भेजना भी है तो अलग अलग दुकानें बनानी चाहिए जिनको भाई भैंस के अलग हो कहीं और जगह, और चीज के अलग हो। चिकन और मटन एक जगह होना चाहिए, क्योंकि हर गरीब अमीर मुर्गा और बकरा खा लेता है। लेकिन ये दो चीजें जो ये गलत चीजें हैं, ये हम उनसे इतराज नहीं करते, भैंस में कोई इतराज नहीं, लेकिन इतराज ये है व्यवस्था तो सही होनी चाहिए थी ना। उन्होंने एक जगह कर दिया, तो आप ही खुद बताओ, आप जब मीट लेने जाओगे तो आप खा लोगे वहां जाके भाई, जब बराबर में सूअर का बिकता होगा, भैंस का बिकता होगा। भैंस की व्यवस्था भी करो, उनके भी बच्चे हैं, वो भी कारोबारी आदमी है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए अच्छी जगह। और ऐसे मटन चिकन वालों के लिए करना चाहिए। हमारे तो पहली बात तो ये जी, वहाँ पे एक शमशान घाट है। दूसरी बात यह है कि वहाँ से शमशान घाट के पास में ये चीजें कारोबार नहीं होता। 10 मीटर भी नहीं है, बिल्कुल जस्ट बगल में। इस चीज की हमने डीएम साहब को अपने क्वेश्चन भी दी थी कि डीएम साहब को हमने जिलाधिकारी को कि भाई ये जो है मीट मार्केट गलत जगह पे बन गई, क्योंकि वहाँ शमशान घाट है। हमने मुख्य नगर आयुक्त से भी मिले थे, उन्हें मुख्य नगर आयुक्त को लिख दिया था, हम मुख्य नगर आयुक्त से मिले थे। उनका कहना है कि वहाँ शमशान घाट नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।